शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमों और मखलूक़ात का रब है। बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हुई नज़म के कुछ अशार याद आ रहे हैं वही लोग जहाँ में अच्छे, हैं वही लोग जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। वेटरनरी डॉक्टर्स के काम की नौइयत को समझने के लिए आपको पीड्स डॉक्टर्स यानी बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मिसाल को अपने सामने रखना होगा। जिस तरह एक मासूम बच्चा ना तो बोल सकता है और ना ही अपनी तकलीफ को बयान कर सकता है, और बतौर मुआलिज बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन को उसकी बीमारी को समझना और इलाज करना होता है। इसी तरह वेटरनरी डॉक्टर का मरीज़ भी बेज़ुबान होता है और किसी भी तरह बोलकर अपनी तकलीफ का इजहार नहीं कर सकता। एक माहिर वेटरनरी डॉक्टर अपने तजर्बे, महारत और इल्म की बुनियाद पर उसकी बीमारी की तशख़ीस करता है और फिर इलाज करता है। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक वेटरनरी डॉक्टर का काम शायद पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर के मरीज़ के पास पंजे, नाखून, दांत और चोंच भी होती है। और बहुत बार जब इनके पास स्ट्रे रेस्क्यूड जानवर इलाज की गरज से लाए जाते हैं जिनकी कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं होती, तो ये अपनी सलामती ख़तरे में डालकर इन बेबस रूहों का इलाज करते हैं। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक इल्म दोस्त घराने के फ़र्जंद हैं। इनके वालिद शोबा इंजीनियरिंग से मुंसलिक रहे और वालिदा माहिर तालीम थीं। इस घराने ने जहाँ अपने मुल्क को 2 बेहतरीन मेडिकल डॉक्टर्स दिए हैं, वहीं ये अल्लाह की बेज़ुबान मखलूक को भी नहीं भूले। इन्होंने अपने बेटे को ये हक़ और मौका दिया कि वो अपने लिए वेटरनरी साइंसेस का इंतखाब करें और इन बेज़ुबान रूहों का इलाज करें। मैं डॉक्टर काजी अवैस अनीस साहब को आज के शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत रिच तारुफ आपने करवाया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने शो में शिरकत की। डॉक्टर साहब अपना तारुफ करवाइएगा और अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से कुछ बताइएगा। जी, जिस तरह से आपने बताया हमारे व्यूवर्स को कि ताल्लुक जिला राजनपुर की एक तहसील जामपुर से है और बेसिक जो इब्तदाई तालीम है वो मैंने वहीं से ली, और उसके बाद क्योंकि वालिद साहब जॉब के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे, तो हम मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल करते रहे और उसके बाद फिर लाहौर आए और लाहौर से मैंने अपनी एफएससी की और एफएससी के बाद फिर डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का जो कोर्स होता है, उस टाइम यहाँ पे इस इदारे को कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस कहते थे, जो कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के नाम से जो है वो जाना जाता है। और हमारा जो बैच है, हम पहले ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज के, यूवास के, और बाय प्रोफेशन यानी कि हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन में बताया, बाय चॉइस जो है वो मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया हूँ। और जानवरों से जो मोहब्बत का सिलसिला है वो तो बचपन से ही था और काफ़ी ज़्यादा जो है
जानों से मोहब्बत बचपन से लेके, यानी कि अगर मैं प्राइमरी स्कूल को याद करूं, उस दौर से जो है वो एनिमल रेस्क्यू करना, बरसात के मौसम के अंदर चिड़ियों को रेस्क्यू करना, और हमारे कज़न थे उनके पास लेके जाना जो कि वेटरनरी डॉक्टर थे, कि उनके इलाज मुआवजे के हवाले से उनसे डिस्कस करना, और उनसे भी मुश्किल मुश्किल सवाल करना। वो भी परेशान हो जाते थे कि ये किस किस्म के सवाल कर रहे हैं। और फिर जानवरों को रेस्क्यू करना और उनको अपने पास घर में रखना, और उसके बाद उनको आज़ाद करना, ये शुरू से ही था। और मेरी वालदा भी पेट लवर हैं, तो शायद उनकी तरफ से मैं ये समझता हूँ कि ये मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला ने शिफ्ट की है मेरे अंदर, और इस तरह से स्टिल ये मोहब्बत जो है वो अभी बढ़ रही है। माशाल्लाह। तो फैमिली में पेट लविंग का सिलसिला है, वालदा की तरफ से भी और आपको भी बचपन से है। तो आप मुझे ये बताएं कि पेट लव तो पाई जाती है कॉमनली, हम देखते हैं बच्चों को परिंदे भी अच्छे लगते हैं, जानवर भी अच्छे लगते हैं। बचपन में बकरियां अच्छी लगती हैं, मुर्गियां अच्छी लगती हैं, चूज़े अच्छे लगते हैं। तो आपको मेडिकल में इस शोबे को अख्तियार करने का ख्याल कब और क्यों और कैसे आया? जी, इसके लिए जो है वो, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो एक छोटी सी एक स्टोरी होती है, यानी कि वो कहते हैं नहीं, हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक स्टोरी होती है। तो इसमें ये है कि जब एफएससी मैंने की, तो इस बात को बताने में मुझे किसी किस्म का कोई आर नहीं है कि नंबर कम आए थे और ऑप्शन उस टाइम कोई नहीं थी, दाखिला एमबीबीएस में नहीं हो सकता था, और मेरे बहन और भाई का ऑलरेडी दाखिला हो चुका था। तो ज़ाहिर है एक फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था। तो पेरेंट्स ने मुझे ये ऑप्शन दी कि हम आपको बाहर से जो है वो, यानी कि आप ओवरसीज चले जाएं और आप बाहर से जो है वो एमबीबीएस कर लें। तो फिर इनिशियली आई एग्रीड कि चलें ठीक है, किया जा सकता है। और बस इस प्रोसेस के अंदर जब हम ये डिसाइड कर रहे थे जी किस मुल्क जाना है एमबीबीएस करने के लिए या एमडी करने के लिए, तो मैंने अपने आप से जो है वो सवाल किया कि जी देखें, आपकी जो पहली मोहब्बत है, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि जी जानवरों के साथ मोहब्बत जो है वो शुरू से ही थी। तो फिर मेरे जहन में यही था, मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि देखें, यहाँ पे लाहौर में एक इदारा है जहाँ पे आप वेटरनरी डॉक्टर बनते हैं, और आपको क्योंकि शुरू से जानवरों से मोहब्बत भी है, तो ये प्रोफेशन भी बुरा नहीं है कि अगर आप का वो काम जिसको आप बचपन से कर रहे हैं और आपको अच्छा लगता है, एनिमल को रेस्क्यू करना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, ट्रीट करवाना डॉक्टर साहबान से, तो ये क्या ही अच्छा हो कि अगर आप खुद ही इस प्रोफेशन के अंदर आ जाएं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब का उस टाइम के ऊपर मुझे ये गाइड करना और सपोर्ट करना कि जी ये भी बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें भी अगर आप आएँ तो आप क्योंकि खुद जानवरों से मोहब्बत करते हैं, तो आप इसमें बहुत जो है वो एक्सेल करेंगे, और बाय चॉइस क्योंकि आप इस प्रोफेशन के अंदर होंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने इसको, जो अपने जो दिल की आवाज़ है वो मैंने सुनी, और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके यहाँ पे एडमिशन करवाया, और ओपन मेरिट पे अल्लाह के फज़ल करम से दाखिला हो गया यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो है रेस्ट इज़ द स्टोरी। और फिर वहाँ पे मैंने एजुकेशन की और 4 साल पढ़े। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी इदारे से की। जी, ज़बरदस्त। तो आपने यहाँ लाहौर में अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, और आपने बताया कि आप पहले बैच के थे जिन लोगों ने ये किया, माशाल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा कि आप इसके बाद आपने बाहर भी गए, बैरून मुल्क भी आपने तालीम हासिल की, और फिर वहाँ पे आपके पास काम करने की एक ऑप्शन भी थी, लेकिन आपने इसके बावजूद पाकिस्तान में ही काम करना पसंद किया। तो आपने पाकिस्तान का इंतखाब काम करने के हवाले से क्यों किया? जी, ये भी ज़ाहिर है, लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि आपके पास ऑप्शन थी। मेरे पास भी बिल्कुल ऑप्शन थी। इंग्लैंड के अंदर 2007 के अंदर जो है वो इमिग्रेशन हुई थी, और वहाँ पे हम चले गए थे विद फैमिली। मैं मूव कर गया था और वहाँ पे भी मैंने कुछ अर्सा काम किया। तो उसके बाद ज़ाहिर है ऑप्शन थी कि आप यहाँ पे रेस्ट ऑफ द लाइफ रहें,
तो लेकिन हमने उस टाइम ये फैसला किया, इंटेंशनली फैसला किया कि हमने वापस पाकिस्तान जाना है और आना जाना तो लगा रहेगा। दरमियान में दोबारा भी मैं आता जाता रहा यूके। तो लेकिन ये है कि हमने उस टाइम इंटेंशनली ये फैसला किया कि जी पाकिस्तान ही रहना है और ये है कि अपने कम्युनिटी को सर्व करना है। और ख़ास तौर के ऊपर जो पेट्स के हवाले से या एनिमल्स के हवाले से ये है कि जो सहूलियात अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं है इतनी ज़्यादा, तो जितना कुछ हमें पता है, जो मेरे कोलीग्स हैं वहाँ पे उनसे राब्ता करके हम स्टिल टुडे आज भी हम जो है वो इंटरेक्शन करते हैं और बेहतरी के लिए कि हम किस तरह से एनिमल वेलफेयर के इश्यूज़ को पाकिस्तान में जी, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, तो मुझे ये बताइएगा कि आजकल पेट्स के हवाले से कोरोना और पेट्स का जो रिलेशन है या फ़ियर्स हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद पेट्स में भी कोरोना होता है, और जो लोग जिन लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं, अगर उनको कोरोना हो गया तो पेट्स को हो गया और पेट्स के ज़रिए फिर लोगों को हो रहा है। तो इस हवाले से आपकी मेडिकल साइंस क्या कहती है पेट्स और कोरोना के हवाले से? काइंडली, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो इस ज़रा डिटेल में इस हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। जी, पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये है, जो सबसे अहम चीज़ कि अभी तक टिल टुडे ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि कोई ट्रांसमिशन जो है वो पेट्स से जो है वो ह्यूमंस में हो रही है या पेट्स से दोबारा जो है वो कोरोना वायरस इंसानों को लगा है। यानी कि हम पेट ओनर्स को हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये लोग, पहला सवाल ही आजकल यही होता है कि जी किस तरह से जो है वो हम अपने पेट्स को सेफ रखें। तो घबराने की बात नहीं है, हमारे पास इस किस्म की कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं है कि जी पेट्स जो है वो कोरोना वायरस के फैलाने में कोई अहम किरदार अदा करते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी जो है वो न्यूज़ नहीं है। चंद खबरें इस तरह से आई हैं जिसमें जो है वो एक ज़ू के अंदर भी जो प्रॉब्लम आया था, तो उसमें भी जो है वो जो बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया कि जो ह्यूमन्स से जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, बट जो एनिमल्स को जो इफ़ेक्ट हुए हैं उनमें वो इंटेंसिटी नहीं थी और वो उस एनिमल से दूसरे ह्यूमन्स को जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो रिपोर्टेड अभी नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर है आम लोगों के लिए समझने के लिए। सिर्फ इस चीज़ को याद रखें कि आप एहतियाती तदाबीर जो आप ह्यूमन टू ह्यूमन कर रहे हैं वही आप, अगर आपके घर में पेट्स हैं और खुदा न खास्ता अगर घर में कोई ऐसा पेशेंट जो कोविड का है, पॉजिटिव है, तो जिस तरह से इंसान उससे जो है वो हिफाजती इक़दाम करते हैं, मिलते नहीं हैं, तो इसी तरह से पेट्स को भी आप इंटरैक्ट ना करवाएं ऐसे मरीजों से। ऑल्दो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो घबराने की बात नहीं है, इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं है कि पेट्स भी कोरोना वायरस फैलाते हैं, तो परेशान नहीं होना चाहिए अभी। जी, तो आपने बड़ा डिटेल, थैंक यू सो मच, आंसर दिया और कहा कि पेट्स के हवाले से और कोरोना के हवाले से और ट्रांसमिशन के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई कि इनको होता है और वो इंसानों में ट्रांसफ़र हो सकता है या इंसानों से पेट्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये एक बड़ी आप कह लें कि एक अच्छी खबर है पेट्स ओनर्स के लिए, और बेशुमार लोगों में फ़ियर है और लोग इस हवाले से परेशान थे। तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनली और नेशनली कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि पेट्स को कोरोना हो सकता है या इसके ज़रिए स्प्रेड हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आजकल गर्मी का मौसम है और शदीद गर्मी है जून जुलाई की, आल्दो अभी आज कल थोड़ी सी बारिश की वजह से मौसम बेहतर है, लेकिन जनरलाइज्ड काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो इस मौसम में पेट्स केयर के हवाले से आप क्या रिकमेंड करेंगे? गर्मियों में पेट को हम कोई ख़ुसूसी केयर है या ख़्याल है जो हम दे सकते हैं? इस हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, जो समर के अंदर हम जो कंसल्ट करते हैं और ओनर को गाइडलाइंस देती हैं, उसमें सबसे अहम चीज़
नंबर वन जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये होती हैं कि जी आपने अपने पेट का जो एक्सपोयर टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर जब जाने लगे, खासतौर पे जो डॉग ओनर हैं जिन्होंने डॉग्स रखे हुए हैं, और इवन जो कैट्स ओनर हैं जिनकी कैट्स बाहर जाती हैं, तो आप कोशिश करें कि एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, दोपहर के टाइम, दोपहर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो आप अपने पेट्स को इंडोर रखें। सबसे पहला नंबर वन पॉइंट ये है कि एक्सपोयर कोशिश करें कम से कम। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि डॉग्स और कैट्स, इनके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि जो पसीने के जो वदूद होते हैं, वो हाँ जैसे हमारे जिस्म में होते हैं, लेकिन इनके जो है वो सिर्फ ज़ुबान के ऊपर या पॉज के नीचे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ये स्वेटिंग नहीं कर सकते और पेंटिंग करते हैं, यानी कि मुंह खोल के सांस लेते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि एक्सपोजर ना दें अपने पेट्स को। और दूसरा, अगर ये एक्सेसिव पेंटिंग कर रहे हैं, यानी कि जबान बाहर निकाल के सांस ले रहे हैं पेट्स, तो ये वन ऑफ द इंडिकेशन है कि आपका जो पेट है उसको गर्मी लग रही है, और आप फौरी तौर के ऊपर जो है वो उसको ठंडी जगह पे लेके जाएं, कोई ठंडा पानी आप जो है उसके आगे रखें। तो इस तरह से आप मेजर्स करें। प्लस जो है वो एक्सट्रीम केसेस में, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, हमारे पास ये कॉमन केसेस आजकल आ रहे हैं। लोग कैट्स को, डॉग्स को अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कराते हैं, यहाँ पे मोस्टली कैट ओनर तो काफ़ी कंसर्न हैं, लेकिन हमने ये देखा जो डॉग ओनर हैं वो अपनी डॉग्स को डिग्गी के अंदर या इवन जो है वो एक्सपोज इन्वायरमेंट बाहर लेके आते हैं, डॉग को वॉक करवा के लेके आते हैं, तो उसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हीट स्ट्रोक में ये एक्सेसिव पेंटिंग, सांस का तेजी से चलना, और ख़ास तौर के ऊपर ज़बान का जो है वो रंग चेंज हो जाता है। ये मैं जनरल जो है वो पेट ओनर्स के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप देखते हैं कि आपकी पेट बहुत ज़्यादा सलाइवा या सेलिवेशन, मुंह से झाग बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी बाहर निकल रहा है मुंह से, और ज़बान का रंग भी जो है वो नीला हो रहा है या ब्लैकिश टाइप हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इस पोजीशन के अंदर, इस सिचुएशन में आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। मीनवाइल जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे पहले आप उसको ठंडी पट्टियाँ भी कर सकते हैं और उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मुहैया कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो आपके मेन सवाल था वो ये था कि आप इससे बच कैसे सकते हैं? तो उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक्सपोज़र कम से कम दें, एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर में उनको ना ले जाएँ, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मुहैया करें, तो इससे आप बड़ा ही ईज़िली ये अवॉइड कर सकते हैं गर्मी के अंदर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हीट स्ट्रोक के हवाले से और गर्मी के हवाले से पेट केयर का बड़ा अच्छा डिटेल में आंसर दिया। और आपने बताया कि उनको छांव में रखें, धूप से बचाएं, और फिर आपने स्पेशली उनके साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस किए जो हीट स्ट्रोक को इंडिकेट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इतनी शदीद गर्मी में पेट्स को बाथ दिया जा सकता है, नहलाया जा सकता है घर में, जैसे हम रूटीन में बच्चों को नहलाते हैं, और अगर बाथ दिया जा सकता है तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसमें किसी साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर्सनली घर में बाथ दिया जाना चाहिए या वेट क्लिनिक की खिदमात लेनी चाहिए, इस हवाले से भी काइंडली थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी हाँ जी, ये बड़ा आपका अहम सवाल है। इसमें जो पहली बात ये है कि आप जो जनरल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे अगर आप जस्ट हीट अवॉइड करने के लिए रेगुलर जो बाथ दे रहे होते हैं, उसमें मोस्टली जो डॉग्स होते हैं उनको तो आप इजीली घर में बाथ दे सकते हैं। और डॉग्स को बाथ देने का तरीका ये है कि आप उसको प्रॉपर वे में पूरी बॉडी उसकी गीली करके अच्छे तरीके से उसको बाथ दें, और कोशिश करें कि उसके सर के ऊपर आप पानी जब डालें तो उसके जो कान के अंदर जो उसके यानी कि जो सुराख होता है वहाँ पे आप कोई रुई वगैरह डाल दें, ताकि कोई पानी कान के अंदर ना जाए उसके, और अच्छी तरह से तरीके से उसको बाथ दे सकते हैं। और जो डॉग शैम्पू है उससे आप बात दें, ह्यूमन शैम्पू आप यूज़ ना करें। नॉर्मली लोग ह्यूमन शैम्पू यूज़ करते हैं, उससे जो है वो स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं, स्किन बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं डॉग्स के या इवन कैट्स के। तो जब आप बात दे दें, डॉग्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से जो है वो टॉवल से रब करके उसकी जो कोट है, जो स्किन है, उसको आपने ड्राई करना है। अगर आपने उसको गीला छोड़ दिया तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में स्किन जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है, और उसमें स्किन का प्रॉब्लम, जिसमें फंगल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं अगर डॉग की स्किन काफ़ी ज़्यादा
गीली रहे। और अगर इसी गीली स्किन के साथ वो मिट्टी में जाके बैठ जाए तो और जो है वो स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो आप सिंपल डॉग्स को बाथ दें, उसको पेट शैम्पू यूज करें और उसको बाद में बाथ देने के बाद अच्छे तरीके से उसको ड्राई कर लें। और ये डॉग्स का है। और कैट्स का भी मोस्टली, वैसे ये मैं बताता चलूँ कि कैट्स को जो है वो नहाना पसंद नहीं होता। नॉर्मली जितनी भी कैट्स हैं, चाहे वो इंडोर हैं या आउटडोर हैं, जो ही पानी आप उन पे डालेंगे तो वो ज़ाहिर है वो पैनिक में आ जाती हैं और परेशान हो जाती हैं। तो कैट्स को बाथ देने के लिए तो ज़ाहिर है आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका वेट आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि किस तरह से बाथ दिया जाए। और अगर कुछ कैट्स जो कि बहुत अच्छी हैं, घर में वो बात अगर ले रही हैं, जैसे हमारे काफ़ी सारे पेट पेरेंट्स हैं जो अपनी कैट्स को घर में ही बात देते हैं, तो उसमें भी यही तरीका है कि कैट को आपने आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उसकी बॉडी को गीला करना है और सबसे आखिर में आपने उसके सर के ऊपर पानी डालना है और जेंटली आहिस्ता-आहिस्ता आपने उसके सर के बालों को और बाकी बॉडी के बालों को गीला करना है। सडनली आपने पानी के टब के अंदर उसको नहीं बिठाना, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी और बाइट या स्क्रैच भी कर सकती है, पैनिक हो जाएगा। तो इस तरह से अवॉइड करना है। और कैट्स के लिए भी कैट का जो शैम्पू होता है उसी से ही बाथ देना चाहिए और ह्यूमन शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसमें जो है वो कहते हैं कि जी हम ह्यूमन शैम्पू यूज़ करते हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। डॉग्स और कैट्स के लिए जो अपने रिकमेंडेड शैम्पूज़ हैं वही यूज़ करें। वो इससे जो है वो स्किन के प्रॉब्लम नहीं होते। और जो आपने सवाल किया है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, नॉर्मली डॉग्स को तो जो है वो हम 5 से 7 दिन में 1 दफ़ा जो है वो बाथ दे सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी एक मिथ मैं क्लियर करता चाहूँ कि लोग डॉग्स को रोज़ाना जो है वो जिस तरह से हमने देखा कि जी लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब आप मेरी गाड़ी को भी धो रहा था, तो मैंने कहा चलें डॉग को भी जो है वो जो है रोज़ाना पानी मार लो इसको। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली डॉग्स। और वो आप एटलीस्ट 5 से 7 दिन में 1 दफ़ा बाथ दे सकते हैं। और अनलेस कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हीट स्ट्रोक के साइन आ रहे हैं, तो फिर तो आप उसको डेफ़िनिटली उसकी बॉडी को ठंडा करें। ख़ास तौर पे सर के पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे कान होते हैं, वहाँ पे ठंडा पानी डालें, ताकि जो है वो हीट स्ट्रोक का असर ख़त्म हो। और कैट्स को जो है वो आप 2 वीक्स में 1 दफ़ा बाथ दे सकते हैं। अगर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि ज़रूरत है बाथ की और उसका कोट ख़राब हो गया है। अदरवाइज़ कैट्स को जो है वो महीने में 1 दफ़ा बाथ दिया जा सकता है, ज़रूरत हो तो। नॉर्मली नहीं तो आप 1 से 2 महीने में 1 या 2 दफ़ा जो है वो इसको कैट शैम्पू से बाथ दे सकते हैं अपनी कैट को। और कैट को जब आप बाथ दें तो सेम वही प्रोटोकॉल कि आप अच्छी तरह से उसको जो है ड्राई करें, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से बाद में कोम करें, और ताकि बाल जो है वो टेंगल ना हो। ख़ास तौर पे उन पेट ओनर्स को जिनके पास पर्शियंस कैट्स हैं, जिनकी जो है वो स्किन काफ़ी फ्लफ़ी है, तो वो ज़ाहिर है टेंगल ना हो और बाल साफ-सुथरे रहें। और रेगुलर कोमिंग भी ज़रूरत होती है अपार्ट फ्रॉम बाथ के, कैट्स और डॉग्स दोनों को। और इस तरह से जो है वो आप इस फ्रीक्वेंसी में जो है वो जनरल तरीके से बाथ जो है वो अपने पेट्स को दे सकते हैं। तो कैट्स का आपने बताया कि बेहतर है कि वेट क्लिनिक में जाके आप उनको बाथ दिलवाएं, और डॉग का आपने गाइड किया कि इवन घर में भी कर सकते हैं। और शैम्पू का आपने बताया स्पेशली जो इनके लिए बनते हैं शैम्पू वो यूज़ किए जाएं, ह्यूमन शैम्पू यूज़ ना किए जाएं। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि पेट्स की जनरल केयर से क्या मुराद है? हम रूटीन केयर या जनरल केयर जो होती है उस हवाले से आप बताइएगा कि पेट को हम रूटीन में कैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिट रखें और उसकी क्या केयर में क्या क्या चीज़ें या स्टेप्स शामिल हैं। काइंडली इस हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। जी, पेट्स की जनरल केयर के बारे में जिस तरह से ये कहते हैं कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ द की। कि आप अपने पेट्स के हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हों, उसकी डाइट का ख्याल रखें और इस तरह से आप उसकी मैनेजमेंट करें घर में या जहाँ पे भी आपने उसको रखा हुआ है, कि वो बीमार ना हो। तो ये हम डॉक्टर्स भी कहते हैं ये, ठीक है जी। बीइंग डॉक्टर्स, बीइंग वेटरनरी सर्जन, ये हम इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि जी आप हमारी प्रैक्टिस का जो मोर देन 70% जो मेन जो थीम होता है वेटरनरी प्रैक्टिस, तो ये होता है कि प्रिवेंशन। अगर आप प्रिवेंशन करेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी।
तो प्रिवेंशन में नंबर 1 जो है वो वैक्सीनेशन है पेट्स की, कैट्स, डॉग्स या आपके पास जो बर्ड्स हैं, एक्सोटिक बर्ड्स जो भी आपने रखे हुए हैं, उनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हम पेट्स को डिवर्मिंग देते हैं, जो कि दवाई होती है जिससे पेट के अंदर जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो ख़त्म होती हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर हम जो है वो टॉपिकल ट्रीटमेंट जो जल्द के ऊपर जो हम स्प्रेस करते हैं, ताकि अगर स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन है या अगर कोई वर्म्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाएं। और चौथी चीज़ उसकी मुतवाज़न खुराक, वो आपके जो वेटरनरी डॉक्टर साहिबान हैं, जो वेट्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि किस तरह से आपने मुतवाज़न खुराक जो है वो रखनी है, जिसके अंदर प्रॉपर जो है वो डॉग फूड, कैट फूड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि डॉग फूड, कैट फूड के साथ-साथ आप होम प्रिपेयर्ड जो डाइट होती है, वो भी आप दे सकते हैं। उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और क्योंकि मोस्टली कैट्स एंड डॉग्स जितने भी हैं, ये कार्निवोर्स हैं और इनको आप मीट दे सकते हैं और प्रेफरेबली बॉइल्ड हाफ हाफ कुक मीट दिया जा सकता है इनको। और विदाउट बोन ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि डॉग्स, ख़ास तौर पे डॉग्स जो है वो स्वॉलो करते हैं, वो चबाते नहीं हैं। तो ये एक मिथ भी आपने देखा होगा, यदि आप हड्डियाँ दे दें डॉग्स को या कैट्स को, हड्डियाँ डाल दें, तो इसमें ये नहीं डालनी चाहिए। जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं या वेट्स हैं वो रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसमें चोकिंग हो सकती है। तो वो ना दें। आप इसको सॉफ्ट मीट दे सकते हैं, बोनलेस दे सकते हैं, या अच्छी तरह से जो नरम हड्डी होती है उसको बॉयल करके वो आप दे सकते हैं। तो ये मुतवाज़न खुराक, वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, और एक और चीज़ जो 5वीं चीज़ है वो है रेगुलर विजिट्स। आपके जो वेटरनरी डॉक्टर के पास आपने जाना होता है। ये यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि जी अगर आपका कैट है, डॉग है, बर्ड है, अगर बीमार होगा तो हम लेके जाएंगे। ये कभी बीमार नहीं हुआ हमारे पास। अक्सर लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 5 साल हो गए, हम कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। तो सडनली वो हमारे पास आते हैं, जी खुदा खास्ता वो उसका जो है वो लिवर फेल हो जाता है या किडनी फेल हो जाता है। तो उनकी यही, जब हम हिस्ट्री में उनसे पूछते हैं कि जी आपने लास्ट टाइम कब विजिट किया था, तो वो लोग कहते हैं कि जी हाँ, इस समय तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पिछले 5 साल में हमने एक दफ़ा भी वेट को विजिट नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो इस चीज़ को मैं और कोई भी वेट इसको जो है वो ज़ाहिर है इस पे एग्री नहीं होगा। आप रेगुलर विजिट्स करें डॉक्टर साहिबान के पास जो आपके वेट्स हैं, ताकि हम जो रेगुलर विजिट्स होते हैं उसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंडर द आई होती हैं ओनर के, वो हम उसको पिक कर लेते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इस तरफ से यानी कि आप वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, मुतवाज़न खुराक और साथ रेगुलर विजिट्स अपने डॉक्टर साहब के पास कर सकते हैं। नॉर्मली हम वंस इन अ मंथ, महीने में एक विजिट, आपका जो भी पेट, कैट है, डॉग है या बर्ड है, वो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और जनरल हेल्थ चेकअप करें। उसमें हम फ्रॉम हेड टू टो एग्जामिन करते हैं पेट का, उसके वाइटल्स लेते हैं, उसके जो है वो हार्ट बीट चेक करते हैं और उसके जो है वो पूरा मुआयना करते हैं। और अगर कोई खुराक के अंदर कोई तब्दीली करनी हो, उसका वेट चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं ओनर को। और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम डिवेलप हो रहा है तो वो भी उसकी ट्रीटमेंट हम टाइमली शुरू कर देते हैं। 1 मंथ वेट के पास मंथली बेस पे विजिट, और फिर आप हर पेट की असेसमेंट करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं, वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि पेट की एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। बाज़ पेट्स जो हैं वो खा पी के अच्छे खासे मोटे हो जाते हैं मेरी तरह, और सारा दिन पड़े रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। तो पेट की एक्सरसाइज का क्या रोल है और कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी हेल्थ के हवाले से, ये भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल जो है वो अहम पॉइंट, बल्कि ये शायद मैं पिछले सवाल में ये मैं मिस कर गया था, जो इन सारी चीज़ों के जो मैंने आपको बताया, वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, आप जो एक्सरसाइज है वो पेट्स की वो बहुत ज़रूरी है।
उसमें जो रेगुलर एक्सरसाइज है जो डॉग्स के लिए, वो तो वॉक हम रिकमेंड करते हैं ट्वाइस इन अ डे। मैं अपने जो डॉग ओनर्स हैं, जो लोग हमारे पास लेके आते हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि चाहे आप खुद वॉक करें या ना करें, आपको डॉग को वॉक कराने के लिए सुबह उठना पड़ेगा और शाम को भी आपको जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप डॉग रखते हैं तो आप खुद भी वॉक करते हैं। तो आई थिंक ये देखें पेट्स रखने का कितना ज़्यादा फायदा हो गया कि आप डॉग के लिए बाहर वॉक जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं और खुद भी वॉक कर रहे हैं। तो आप वॉक करवाएं डॉग्स को एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे। उसमें कुछ ब्रीड स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं, लेकिन जनरली 30 मिनट्स की वॉक डॉग को जो है वो प्रेफरेबली ट्वाइस इन अ डे। जैसे आजकल गर्मी बहुत है तो आप एक टाइम पे कर सकते हैं, कोई ऐसा का बात नहीं है। शाम के टाइम, ठंडे टाइम या अर्ली इन द मॉर्निंग आप एक टाइम डॉग को वॉक करा सकते हैं। और जहाँ तक कैट्स का है, तो कैट्स में फिर हम दो कैटेगरीज रखते हैं। एक इंडोर कैट होती हैं जो कि स्ट्रिक्टली इंडोर है, वो घर के अंदर रहती हैं। मोस्टली पाकिस्तान में लोगों के पास इंडोर कैट्स हैं, और कुछ लोग जो कि अडॉप्टेड कैट्स रखते हैं या जो रेस्क्यूड अडॉप्टेड होती हैं, क्योंकि उन कैट्स को हम खुद ये रिकमेंड करते हैं कि जी आपने घर के अंदर बंद नहीं करना, क्योंकि उनको आदत होती है बाहर जाने की और उनको बाहर जाना चाहिए। तो उनके लिए, उन कैट्स के लिए तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद बाहर जाती हैं, वॉक कर आ जाती हैं, जो आउटडोर कैट्स होती हैं। लेकिन जो इनडोर कैट्स हैं स्पेसिफिकली, उनके हवाले से आप घर में टॉयज रखें। डिफरेंट जो है वो बॉल्स होती हैं, उनसे उनकी एक्टिविटी करवाएं। माउस जो है वो मिल जाता है, जो आर्टिफिशियल माउस होता है, उससे आप उनकी एक्टिविटी करवाएं। और साथ ये होता है कि जी आप अगर घर में ही उनको उनके साथ कोई एक्टिविटी करें जिससे वो अ, भागती दौड़ती रहें और एक जगह बैठी ना रहें। कैट्स जो इंडोर होती हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम एक खास मूड डेवलप कर लेती हैं, जिनमें वो आप समझ लें कि जी सुस्ती की तरफ चले जाती हैं। उसमें ये होता है कि जी वो अपनी मर्जी से आएंगी, खाएंगी और उसके बाद लेटर यूज करेंगी और फिर सो जाएंगी। अच्छा, उसमें यंग कैट में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद तो ओबेसिटी इनके अंदर आ जाती है, यानी कि आपकी कैट जो है वो मोटी हो जाती है या मोटा हो जाता है। तो उसमें फिर जो बिल्ला जो होता है, तो वो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि जी उसमें आप एक उसका बिहेवियर ये डेवलप हो जाता है कि उसको फिर एक्टिविटी की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए ये है कि शुरू से ही आप इस किस्म की एक्टिविटी करें कि आप उनको इंडोर एक्टिविटीज करें और उनको मसरूफ रखें। और ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल कैट्स हैं तो उसमें भी आप जो है वो उनमें बिहेवियरल जो है वो इश्यूज आते हैं। अगर आप उनको सबको इकट्ठा रखें या ना रखें। अगर इकट्ठा रखेंगे तो उनमें जो है वो एक सोशल एक्टिविटी आएगी। अगर आप कुछ कैट्स को जो है वो अलग कर देंगे, कुछ को एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, तो उनमें एग्रेशन भी आएगा और वो एक दूसरे से लड़ेंगे भी सही जब एक दूसरे को देखेंगी। तो इंडोर कैट्स के लिए आप यही एक्टिविटीज करवा सकते हैं टॉयज के जरिए, या घर में आप उनके साथ कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें भागना दौड़ना, यानी कि उनको एक्टिविटी कराना। ये आपको एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जो डॉग ओनर हैं वो जिस तरह से डॉग को कमांड देते हैं और डॉग उनकी जो है वो बात सुनता है, लेकिन सेम यही बात जो है वो अपोजिट है कैट ओनर्स के लिए। यहाँ पे ये देखा जाता है कि जी कैट जिस तरह से कह रही होती है, ओनर वैसे ही मान रहा होता है, जो कि बात ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें अगेन हम में भी आपका हम अगर हम अगले सेशन में बात करेंगे नेक्स्ट के बिहेवियर के हवाले से किस तरह से हम बातें वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें यह है कि आप इंडोर कैट्स के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी क्रिएट करें। हर कैट के साथ एक अपना बिहेवियर होता है, लेकिन एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप उसको एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। और हर वक्त जो है वो उसको खाना भी नहीं मिलना चाहिए। प्रेफरेबली जो है वो 3 से 4 दफ़ा फूड दें, दरमियान में मिड मील दे सकते हैं, लेकिन हर वक्त उसका बाउल भरा हुआ नहीं होना चाहिए कैट का, इंडोर कैट्स का। उससे जो है वो टुवर्ड ओबेसिटी जा सकता है। चलें जी, आपने कहा कि हर वक्त कैट का बाउल भरा नहीं होना चाहिए और वो ओबेसिटी की तरफ जा सकती हैं। अच्छा, हम मीनवाइल कुछ कमेंट्स एंड क्वेश्चन हैं जो कि रिलेटेड हैं, चूँकि अभी वैक्सीनेशन का आपने ज़िक्र किया, तो हमारे पास अवैस रहमान साहब हैं, इनका क्वेश्चन है, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे। ये कह रहे हैं जी, विच वैक्सीनेशन इज़ बेस्ट फॉर अ मीडियम साइज डॉग्स एज एनुअल वैक्सीनेशन
फॉर एग्जांपल हेक्साडॉग। तो इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। जी हाँ जी, इनका सवाल जो वैक्सीन के बारे में है, जी इनका सवाल जो वैक्सीन के बारे में है, उसमें ये डिपेंड करता है कि जी आपका जो है वो जो वैक्सीनेशन बुक के ऊपर जो है वो कौन सी वैक्सीन हुई है। जिस वैक्सीन का इन्होंने नाम लिया ये ब्रांड है, तो अगर तो ये मिल जाए तो ठीक है। इनके अलावा अगर इसका ऑल्टरनेट भी अवेलेबल होता है वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, बस अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन होनी चाहिए। और वैक्सीन के बारे में यहाँ पे क्योंकि बात आ गई है तो मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे ओनर्स के जो है माइंड के अंदर काफी सारी जो है वो कंफ्यूजन है। उसमें वन ऑफ द कंफ्यूजन ये होती है कि जी एक ही वैक्सीन यूज आपने करनी है, एक ही ब्रांड यूज करना है, कोई और ब्रांड यूज नहीं करना। तो आई थिंक इसमें आपके जो वेटरनरी डॉक्टर हैं जिन्होंने इनिशियल वैक्सीनेशन आपके डॉग की कैट की जो वैक्सीन की है वो आपको गाइड कर सकते हैं। और हम यहाँ लाहौर एनिमल हॉस्पिटल में जो है बेस्ट क्वालिटी वैक्सीन यूज करते हैं। और ये है कि उसमें क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो बेस्ट क्वालिटी वैक्सीनेशन होनी चाहिए और आप इस हवाले से पेट केयर के हवाले से क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उमैमा ताहिर वदूद हमारे साथ हैं। वो कहती हैं जी प्लीज़ टेल अबाउट मेडिकेशन लाइक ब्रूफिन, कैलपोल, पेनाडोल विच आर यूजुअली गिवन इन एन एमरजेंसी बट आर दे सेफ एंड व्हाट शुड बी द अल्टरनेटिव इफ पेट हैज़ फीवर। तो इस हवाले से वो पूछ रही हैं कि जो ये रूटीन में ब्रूफन वगैरह दी जाती है ये सेफ़ हैं इमरजेंसी में अगर पेशेंट को बुखार हो, तो इस हवाले से गाइड कीजिएगा। जी इनका ये बड़ा ही अहम सवाल है। और जहाँ तक ये जिन दवाइयों का इन्होंने नाम लिया है पेट्स में जो है वो ये रिकमेंडेड नहीं है। इन एनी केस अगर इमरजेंसी भी होती है तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं या जो वेट्स हैं वो बाज़ औक़ात ह्यूमन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसमें वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो आपको बताते हैं कि इस डोज रेट पे आप ये वाली ह्यूमन मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि किसी वजह से आप डॉक्टर को विजिट नहीं कर सकते, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगेन ये जो इन्होंने जिन दवाइयों का नाम लिखा है जिसके अंदर जो है वो ब्रूफिन है, पैनाडोल है, कैलपोल है, तो ये कैट्स में और डॉग्स में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप इसको देंगे तो आपका जो कैट या डॉग का जो लिवर है वो फेल हो सकता है। तो आई थिंक ये रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल। और उसका ऑल्टरनेट सिर्फ यही है कि ऑल्टरनेट आप डॉक्टर साहब से अपने जो वेट हैं उनसे रब्ता करें और आप वेट को विजिट करें। हमारे पास अब क्योंकि माशाल्लाह जो वेटरी प्रैक्टिस है पाकिस्तान में बहुत बेहतर हो गई है। हमारे पास जो है यहाँ पे 247 सर्विसेज भी हैं, हमारे पास रेफरल प्रैक्टिस भी है, हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो बेस्ट जो एडवाइस इनके लिए ये है कि आप डॉक्टर से रब्ता करें और ह्यूमन मेडिसिन यूज ना करें। जी, ह्यूमन मेडिसिन को खुद से यूज़ ना करें और डॉक्टर की रिकमेंडेशंस को फॉलो करें। और आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हैं कोरोना के हवाले से, स्पेशली इन दिनों में तो वेटरनरी डॉक्टर्स भी, डॉक्टर वैस भी ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका नंबर आपको मिल जाएगा नीचे, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उमैमा ताहिर वदूद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट नॉर्मल फॉर पेट्स टू गेन वेट आफ्टर न्यूट्रल और स्प्रे? यानी उनका वजन बढ़ जाना उनके ऑपरेशन के बाद, ये नॉर्मल है? जी हाँ जी, कुछ कुछ कैट्स और डॉग्स के अंदर हमने देखा कि जो स्पे सर्जरी होती है या न्यूटर जिसके अंदर हम सर्जिकली जो है वो इनके जो ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हम रिमूव कर देते हैं, ये फर्दर ब्रीड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कैट्स और डॉग्स में हमने देखा है कि इस सर्जरी के बाद 6 महीने और 1 साल के बाद या ड्यूरिंग दिस पीरियड वेट गेन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी ये रिकमेंडेशन है कि हम जो हमारे पास जो स्पे या न्यूटर सर्जरी के बाद लोग हमसे कंसल्ट करते हैं तो हम उनको यही बताते हैं कि जी आपने अपने कैट और डॉग की एज के हवाले से आप
जो बैलेंस न्यूट्रिशन है वो हम उनको एक फार्मूला बना के देते हैं। अगर उसको फॉलो करते हैं तो वेट जो है वो नहीं बढ़ता। अगर आप जो है वो उसको आफ्टर द सर्जरी आप प्रॉपर जो डाइट चार्ट फॉलो नहीं करते तो चांसेस होते हैं कि जो है इनका वेट बढ़ सकता है। सही। तो अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशंस को फॉलो करें तो वेट को कंट्रोल किया जा सकता है। और वही अगेन कि कोई भी इशू है तो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे मशवरा करें ताकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। उमैमा ताहिर आगे कह रही हैं कि प्लीज़ आल्सो टेल हाउ इम्पोर्टेंट इज़ न्यूट्रिंग एंड स्पेइंग फॉर पेट्स। पेट्स का जो न्यूट्रिंग और स्पेइंग है वो कितना इम्पोर्टेंट है। वेरी वैलिड क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन। आई थिंक इस पे आपको बड़ा डिटेल से हमें गाइड करना होगा ताकि ये हमारे व्यूअर के लिए, हम सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेट्स हैं उनका न्यूटर एंड स्पे के हवाले से। जी हाँ जी, बड़ा अहम सवाल है। उसमें दो पॉइंट्स हैं जो कि पेट ओनर्स को जहन में रखनी चाहिए। नंबर वन, हमारे पास ऐसे पेट्स जो कि ब्रीडिंग पर्पस के लिए हमने रखे हुए हैं, पेट्स या एनिमल्स, तो जाहिर है उनमें स्पे और न्यूटर की जो है वो हम बात नहीं करते, क्योंकि इस सर्जरी के बाद हम जो है वो ब्रीडिंग के लिए आपके पेट्स नहीं रह सकते। ठीक है जी। नंबर टू पॉइंट, अगर आपने एक पेट रखा हुआ है, दो रखे हुए हैं और उनको आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट्स और उसके लिए रखना है, ब्रीडिंग पर्पस के लिए नहीं रखना, तो फिर आपने अपने पेट्स को, जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं और पूरी दुनिया के अंदर, दिस इज रिकमेंडेड प्रैक्टिस कि आप स्पे और न्यूटर करवाएं अपने पेट्स को। उसका फायदा यही होता है कि जी, खास तौर के ऊपर जैसे अगर मैं आपको बताऊं, फीमेल्स के अंदर हम स्पेइंग करते हैं। कैट्स के अंदर अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि आफ्टर 2 to 3 months के बाद, जब 6 महीने की एज हो जाती है कैट्स, तो वो हीट साइकिल्स के अंदर आती है। तो जो कैट ओनर्स हैं वो इस चीज़ को बड़ा ही इजीली समझ सकते होंगे कि एक कैट जब हीट साइकिल के अंदर आती है तो उसको एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, रोलिंग, और वो बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होती है, रात के टाइम जो है वो शोर कर रही होती है, रो रही होती है। हमारे पास ये लोग अक्सर शिकायत लेके आते हैं और अक्सर इस कंडीशन के अंदर वो बाहर भी चली जाती है और खुदा न खास्ता ये भी होता है कि वो गुम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का, और आफ्टर दैट, ये इस प्रोसेस के बाद जब वो प्रेगनेंसी की तरफ जाती है, अगर क्रॉस हो जाए मेल के साथ, तो 2 months जो वो उस प्रेगनेंसी को रखती है, जो इसका गेस्टेशन पीरियड होता है, फिर उसके बाद 1 से 2 महीने बच्चों को पालना, 6 से 7 लीटर अगर उसके बच्चे आ जाते हैं, तो ये समझ लें कि 4 से 5 6 महीने का पूरा एक प्रोसेस है जो कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली कैट के लिए, जो आपने अपने घर में एज ए पेट रखा हुआ है, उसके लिए काफी ज्यादा ट्रॉमा हो जाता है। ठीक है, ऑल्दो इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, लेकिन जो आप एक कैट रख रहे हैं, दो कैट रख रहे हैं, या अगर आपने मल्टीपल कैट्स भी रखी हुई हैं, इस एक्सेप्शन के साथ आपने ब्रीडिंग नहीं करवानी, तो स्पेइंग एंड न्यूट्रिंग इज अ मस्ट। और जो मेल डॉग्स या कैट्स होती हैं, न्यूट्रिंग उनमें हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मेल डॉग्स या कैट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, बाइट कर रहे होते हैं, स्क्रैच कर रहे होते हैं, बाहर जाने की वो भी कोशिश करते हैं, दूसरे डॉग्स और कैट्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। यानी कि अगर आपने डॉग रखा हुआ है तो वो दूसरे डॉग के साथ जब आप वॉक कराने लेके जाएंगे, वो एग्रेशन शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें, इनको अवॉइड करने के लिए हम न्यूटर रिकमेंड करते हैं, और इससे आपकी पेट की हेल्थ के ऊपर जो है वो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। ये चीज़ आप जो है बिल्कुल क्लियर आपके जहन में होनी चाहिए। और किसी किस्म का जो है वो इसमें कोई क्रुएलिटी भी नहीं है, क्योंकि अगर फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ द पेट्स आप कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है। बट इसमें भी जो है वो अगेन दो राय हैं। कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी ये ठीक नहीं है, वो फिर एक ज़ाहिर एक पर्सनल ओपिनियन है लोगों की। हम जो यहाँ पे फॉलो करते हैं जनरल प्रैक्टिस और जो वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिसेस हैं, स्पेशली पेट्स के हवाले से और एनिमल वेलफेयर के हवाले से, तो वो यहाँ अगर देखी जाए तो न्यूट्रिंग और स्पेइंग जो है वो ज़रूरी है। स्पेशली लास्ट पॉइंट ये मैं बताऊंगा कि आपके पास जितने यहाँ पे जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, इनको अगर आप हमारे जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहाँ पे उन्होंने
पहले ये प्रैक्टिस की कि मैस किलिंग ऑफ डॉग्स एंड कैट्स, जो स्ट्रे थे उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉग्स जो है ना, ये मुंबई में, दिल्ली में उन्होंने उसको किल किया, पॉइजन किया कि ये इनको हमने खत्म करना है। तो जितना वो मारते थे उससे डबल जो है वो उसकी पॉपुलेशन हो गई। तो देन दे रियलाइज, क्योंकि एक कैट और डॉग जो है वो एक टाइम के ऊपर जो है वो मल्टीपल पप्स और जो है लिटर देती है। तो अगर आप एक कैट को मार रहे हैं तो 10 जो है वो 15 जो है वो बिल्लियां या डॉग्स और आ रहे हैं। तो ये सोल्यूशन नहीं है मारना। तो फिर उन्होंने वही सेम उसी जगह के ऊपर इस तरह से किया कि उन्होंने स्पे और न्यूटर करना शुरू कर दिया, डिफरेंट एनजीओज के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने ट्रैप, न्यूटर एंड रिलीज, डॉग्स और कैट्स जो स्ट्रे हैं उनको उनको पकड़ा, उनको स्टरलाइज किया, फिक्स किया, दोबारा उन्हीं इलाकों में उन्होंने छोड़ दिया, रेबीज की वैक्सीन उनको कर दी। और ये एक पूरा एक आप इंटरनेट पे सर्च करें तो पूरी एक स्टडी है कि वो डॉग्स जो स्पे और न्यूटर थे वो उस टेरिटरी के प्रोटेक्शन के लिए जो है वो अहम किरदार अदा करने लगे। वो इस तरह से कि वो डॉग्स और कैट्स, स्पेशली डॉग्स, उस जगह पे जितने भी लोग हैं उनको वो जानते हैं। कोई भी स्ट्रेंजर जो ही उस इलाके में आता था तो दे स्टार्ट बार्किंग। और जो पुलिस वाले और उनको फिर ये पता चल जाता था कि ये डॉग बहुत ज्यादा क्यों बार्किंग कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, तो पता चला कि यहाँ पे कोई इंट्रूडर्स आए हुए थे। तो दे बिकम प्रोटेक्टर्स ऑफ दैट प्लेस। जो स्पेड एंड न्यूट्रल डॉग्स स्पेशली इंडिया में स्टडी की गई। तो सिंपल इसका जो आंसर ये है कि स्पे और न्यूटर करना चाहिए। इससे जो है वो आप अपने अनवांटेड एनिमल पॉपुलेशन जो है एनिमल्स की, उससे जो है वो उसका सोल्यूशन है। और उसकी एनिमल वेलफेयर के हवाले से भी जो है ये अहम चीज़ है। तो इसमें किसी किस्म की जो है वो दो राय नहीं है कि जी स्पे और न्यूटर जो है वो बेनिफिशियल है पेट्स के हवाले से। उमैमा ताहिर बदूद शुक्रिया अदा कर रही हैं, आपने बड़ा डिटेल से उनका आंसर किया। उमैमा आपका भी शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किए जो कि हम सब के लिए इनका आंसर बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमारे पास एक और कमेंट है। सबात कैसरानी हमसे पूछ रही हैं कि व्हाट शुड बी दी ओरल हाइजीन केयर फॉर कैट्स कीपिंग इन माइंड द एग्रेसिव वंस। तो हाँ जी, ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है और ये इस हवाले से है, ख़ास तौर के ऊपर आपके जो है वो कैट्स, उसमें अगेन वो एग्रेशन जो होता है कैट्स के अंदर, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए वो क्यों आ रहा है। ठीक है, उसमें भी ज़ाहिर है काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकती है, कोई अटेंशन सीकिंग हो सकती है आपकी कैट के अंदर, और मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, डाइट चेंज हो रहा है, कोई इन्वायरमेंट ऐसा है जिससे उसको परेशानी हो रही है, तो इससे एग्रेशन। प्लस जो ऑरल हेल्थ है उसमें भी अगेन ये मैं कहना चाहूँगा कि जब आप रेगुलर विजिट्स करते हैं तो आपका जो वेट है वो आपके जो पेट का जो है वो ऑरल एग्जामिनेशन भी करता है और उसमें फिर वो रिकमेंडेड जो है वो ट्रीटमेंट होती है। हमारे पास ऑरल जेल्स भी होती हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात हम डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली अगर आप एक ही डाइट दे रहे हैं अपने पेट को और फॉर ईयर्स दे रहे हैं, उससे भी जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। और अगेन जो डेंटल हेल्थ है उसमें, अब ये हम यहाँ पाकिस्तान में भी रिकमेंड करते हैं। जब हमने स्केलिंग और ये चीज़ें शुरू की थी यहाँ पे तो लोग हैरान होते थे कि जी डॉग और कैट्स की भी स्केलिंग आप करती हैं, ये बड़ी अजीब बात है। बट नाउ यस वी डू स्केलिंग। और जो बैड स्मेल है, हेलिटोसिस हम इसको कहते हैं, यानी कि आप अपनी कैट को जो है वो अपने जो ही मुंह के करीब लेके आते हैं तो यू फील बैड स्मेल। तो उसका हल यही है कि आप अपने कैट और डॉग की जो है वो डाइट और उसकी जो है वो ऑरल हेल्थ का ख्याल रखें, रेगुलर विजिट्स करें और अकॉर्डिंगली आप जो है वो डिफरेंट हम डेंटल जेल्स होती हैं, माउथ फ्रेशनर्स भी जो है वो इनके आ गए हैं, डिफरेंट जो है वो मेडिसिन वो यूज़ की जा सकती हैं। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा डिटेल सबाहत का आंसर किया, सबाहत के क्वेश्चन का। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप जो हैं वो आपने इतनी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई एक यादगार वाकया या कोई ऐसा पेशेंट या कोई ऐसा पेट
जो आपको याद हो और उसकी हैप्पी एंडिंग्स हुई हो, तो आपके जहन में कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो किसी पेट के हवाले से? जी हाँ जी, काफी ज्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो केसेस आते हैं। उसमें मोस्टली जो लोग लेके आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले इनिशियल बता दिया कि रेस्क्यूड केसेस भी होते हैं। और जैसे केस अभी आप जिसकी अभी ये चला रहे हैं, स्लाइड्स भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें याद था कि ये जो पांडु जो है, जो आप ये डॉक्टर खावर साहब और जो है ये आप लेके आए थे हमारे पास, इसका हमने प्रोसीजर किया था। और ये काफ़ी जो है वो मेरे लिए उस टाइम जो है, जब हमने इसकी सर्जरी की और इसको रिकवरी की तरफ लेके आए, तो ख़ास तौर पे हमने जो एनिमल बिहेवियर के हवाले से जो है, जो इथोलॉजी, जो एनिमल बिहेवियर होता है, वो हमने नोट किया कि सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन जो है वो पांडु जो है वो एनेस्थीसिया से रिकवरी में जो है वो इसके वाइटल भी ठीक थे। जो लोग समझते हैं, जिनका थोड़ा सा मेडिकल का बैकग्राउंड है, कि जब हम सर्जरी करते हैं उसके बाद प्रोसीजर पूरा हो जाता है और उसके बाद हम रिकवरी में जो है वो अपने पेशेंट को, जो हमारा डॉग या कैट रखते हैं, तो उसमें हम ये चाह रहे होते हैं कि ओनर जो है वो अगर वहाँ पे खुद मौजूद हो जब वो रिकवरी की तरफ आ रहा होता है, और जब वो आवाज़ सुन सकता है अपने ओनर की। तो उस टाइम जो है वो हमने इनको कॉल किया था। डॉक्टर साहब भी आई थी और साथ डॉक्टर खबर साहब भी थे। तो इसकी रिकवरी जो है वो जो ही आपकी आवाज़ इन्होंने सुनी, पांडु ने, तो ये काफ़ी रिकवर कर गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए, ये इवन जो है हमारे साथ और भी थे वैट्स, तो एक हैरानी वाली बात थी कि ये जो बेज़ुबान जो एनिमल हैं, पेट्स हैं ख़ास तौर पे, ये अपने ओनर को पहचानते हैं। और जो ही जिस तरह से ये इस तस्वीर के अंदर आपने उठाया हुआ था इनको, डॉक्टर साहबा ने, कि इसको अपने इन्होंने लैब में लिया, तो ये ज़्यादा रिलैक्स हो गया और इसकी रिकवरी जल्दी हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक उस टाइम मेरे लिए भी एक हिलाने वाली बात थी। बल्कि मैंने डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर खावर साहब आपसे भी जो है वो शेयर किया था कि ये, बल्कि आप उस टाइम जो है वो मुझे, मैं शेयर करता जा रहा हूँ व्यूअर्स के साथ कि मेरा ख्याल है आप किसी फंक्शन पे शायद जा रहे थे या वापस आ रहे थे, तो मैंने आपको कॉल करके थोड़ी सी परेशानी में भी मैंने बताया था कि जी सब कुछ ठीक हो गया है, बस उसकी रिकवरी जो है वो नहीं हो रही। तो अगर आप काइंडली आ जाएं, और ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर वो आपकी आवाज़ सुन ले या जो है डॉक्टर साहबा की आवाज़ सुन ले, भाभी की, तो वो शायद जल्दी रिकवरी में आ गए। तो यही हुआ सेम, कि जो ही आप आए और आपने इसको जो है वो इससे बात की, कम्युनिकेट किया, तो ये माशाल्लाह जो है वो बेहतर हो गया। इसकी मूवमेंट भी बेहतर होना शुरू हो गई, इसकी आई मूवमेंट ठीक हो गई। जो है खास हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं एनेस्थीसिया के बाद, के आंखों की मूवमेंट, आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो सिकुड़ रही होती हैं और वो नॉर्मल ब्लिंक रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी निशानियां उसके अंदर आना शुरू हो गई। तो ये हमारे लिए जो है एक अहम पॉइंट था और ये काफ़ी मुझे याद रहेगा। इसके साथ एक और चीज़ भी, मैं एक और मुझे याद आ गया कि अभी हम केस कर रहे थे जिसके अंदर एक रेस्क्यूड जो है वो डॉग था, उसको जो है हमने रेस्क्यू किया और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था। दूसरे डॉग ने उस पर जो है वो अटैक किया और उसको रेस्क्यू करके हमने जो है अपने पास रखा। और कुछ अर्से बाद हमने उसकी प्रमोशन की, जिसको हम अडॉप्ट कराना चाह रहे हैं। तो एक हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जो है वो उसको अडॉप्ट किया। तो ब्राउनी उसका नाम है। तो ब्राउनी जो है अब माशाल्लाह जो है इज ब्राउनी इज इन अमेरिका, वो शिकागो में है। तो वो माशाल्लाह बड़ा बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि ये कुछ चीज़ें जो हमें स्टोरी हमें याद रह जाती हैं कि जी किस कंडीशन में, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो आप स्लाइड भी शो कर रहे हैं कि इसको भी हमने रेस्क्यू किया था और इसकी आंख का एक प्रॉब्लम था। वो अनफॉर्चुनेटली आंख तो शायद इसकी डैमेज हो चुकी थी, लेकिन ये है कि ये बच्चा जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी है। तो इसमें ये कुछ स्टोरी, खास तौर पे रेस्क्यूड एनिमल्स को जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास सिर्फ यही चीज़ होती है कि हम फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी हम ये काम कर रहे हैं। और इवन वी डू सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑन वेरी नॉमिनल चार्जेस, और ये जिसके अंदर वी डोंट चार्ज आवर फी।
और इसमें जो है हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो हेल्पलेस एनिमल्स की जब हम हेल्प कर रहे होती हैं, बीइंग द वेट, इसमें मैं खुद शामिल हूँ, हमारी टीम शामिल है और जितने भी वेट्स हैं, ये मैंने लाहौर में भी देखा, कराची में भी जितने वेट्स हैं वो जो रेस्क्यूड एनिमल्स की जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे जो है वो फील करते हैं कि ये हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है बीइंग वेट, कि आप इन हेल्पलेस एनिमल्स को, इन हेल्पलेस सोल्स को जो है सेव करें और इनको अडॉप्ट करवाएं। तो इस किस्म के केसेस हमें काफ़ी याद रहते हैं और इसका रिवार्ड ज़ाहिर है अल्लाह ताला देगा, आपको इंसान तो नहीं दे सकता। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने पांडु के हवाले से जो चीज़ें बताई, ऐसे ही था कि हम कहीं बिज़ी थे किसी फंक्शन में, तो आपकी कॉल आई और आपने कहा कि उसकी सर्जरी तो हो गई है लेकिन वो रिकवर नहीं कर रहा। तो फिर हम फ़ौरन पहुँचे और फिर वो उसकी जो है ना वो काफ़ी अनकॉन्शियस था, लेकिन हमारी बात से फिर वो उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने उसे नई ज़िंदगी दी। और बस ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सबब बनना होता है। आपने अपनी पूरी एफ़र्ट की, अपना नॉलेज इस्तेमाल किया और वो उसको एक नई ज़िंदगी मिली पांडु को, और वो बिल्कुल बेहतरीन हालत में वापस आया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी एक और बताया कि एक पेट जो है वो बाहर जा चुका है, तो पेट पासपोर्ट के हवाले से भी हमें गाइड कीजिएगा कि अगर पेट ने ट्रैवल करना हो बाहर अब्रॉड, तो उस हवाले से आपने जो है ना गाइड कीजिएगा कि पेट का पासपोर्ट जो है वो कैसे बनवाया जाए, और आप उस हवाले से क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। जी हाँ जी, ये बड़ा ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है पेट पासपोर्ट्स का। तो इसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है। ख़ास तौर पे ये हमें ओनर बताते हैं कि जी किस कंट्री के लिए वो जा रहे हैं, क्योंकि ये कंट्री स्पेसिफिक पेट पासपोर्ट्स होते हैं और उस हवाले से हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जैसे जनरल कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनरल स्टेप्स के अंदर उसकी वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, माइक्रोचिपिंग होती है, एक चिप लगाते हैं उसकी स्किन के अंदर जो कि रेस्ट ऑफ द लाइफ रहती है। उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं हमने, और साथ उसकी डीवर्मिंग और स्किन के ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट करनी होती है, टिक्स फ्लीज की, और डॉक्यूमेंट्स होते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट्स हमने देने होती हैं, बीइंग द अप्रूव्ड वेटनेरियन और बीइंग द अप्रूव्ड वेटनरी प्रैक्टिस पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारा जो है वो और एनिमल हॉस्पिटल से अप्रूव्ड टू इशू पेट पासपोर्ट। और एक पूरा एक प्रोसेस होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकूं, हमारे पास रेस्क्यूड कैट जो है वो यूके के लिए जो है वो गई थी, जिसका नाम बेबल्स था। तो उसको हमने पासपोर्ट इशू किया और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यूके में है। इसमें जो अहम चीज़ यही है कि एक तो ओनर जो है वो हमें बताएंगे कि जी किस कंट्री के लिए जा रहे हैं, और उसमें उसका प्रोसेस नॉर्मली, इस सारे प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि जी उसके हेल्थ चेकअप से लेके उसकी वैक्सीनेशन, ब्लड टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा प्रोसेस जो है ये कम से कम 3 से 4 महीने ले जाता है। और जिस तरह से आजकल हालात चल रहे हैं उसमें फिर एयरलाइन अप्रूव जो है वो हम कैरियर से रब्ता करते हैं, जो कि इसकी प्रॉपर एक सिस्टम होता है जिसमें हमने इसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना होता है कि किस तरह से हमने इसको लेके जाना है, और जिस मुल्क में अगर कोई ट्रांजिट है तो उस हवाले से डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो ये 3 से 6 महीने का प्रोसेस होता है और उसके बाद आपका पेट जा सकता है। और ये सर्विसेज हम लाहौर एनिमल हॉस्पिटल में दे रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। हमने जो है वो यूरोप में, कनाडा, अमेरिका, दुबई और इवन जो है अफ्रीका भी जो है वो हमने पेट्स जो है वो भेजे हैं, पेट पासपोर्ट जो है वो हमने इशू किए। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने पेट पासपोर्ट के हवाले से भी बताया
और टिम टिम के बारे में भी बताते जाएं। ये टिम टिम जो है, जिसकी तस्वीर नज़र आ रही है, इसकी आंख ज़ाया हो गई थी। बहुत छोटा था, कुछ दिनों का था जब हमें ये रोड्स पे मिला, तो गुलबर्ग के एरिया से, और फिर हमने रेस्क्यू किया और फिर आपने इसकी सर्जरी वगैरह भी की, और माशाल्लाह ही इज़ वेरी हैप्पी हेल्दी नाउ। माशाल्लाह इसे भी अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है, और बड़ा प्यारा ये बच्चा है, इसका नाम टिम टिम है, और बहुत लविंग है माशाल्लाह। तो ये वो स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ पर्सनली हमने शेयर की हुई हैं। आपने बड़ी एफ़र्ट के साथ इनका ख्याल किया और अल्लाह ताला ने इन्हें शिफा दी। इसी हवाले से पेट पासपोर्ट के हवाले से उमैमा पूछ रही हैं कि हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू टेक अ पेट अब्रॉड एंड हाउ डज़ द एयरलाइन कीप द पेट इन कार्गो। इस हवाले से आप कुछ गाइड कीजिएगा। जी हाँ जी, ये जो पेट पासपोर्ट का जैसे मैंने आपको बताया, ये कंट्री स्पेसिफिक होता है कि किस कंट्री के लिए आप जो है वो अपना पेट पासपोर्ट जो है वो इश्यू करवाना चाह रहे हैं। उस हिसाब से हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और फिर उस हिसाब से इसकी कॉस्ट जो है वो हम एक कैलकुलेट करते हैं। और जो एयरलाइन होती है वो पेट अप्रूव्ड एयरलाइंस हैं कुछ, वो उनके थ्रू हम भेजते हैं। और अगेन वो भी डिपेंड करता है कि जी किस कंट्री आप जा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूके के लिए जो है वो करें तो उसमें ज़ाहिर है कॉस्ट कुछ और होगी, अगर दुबई के लिए करें तो वो कॉस्ट कुछ और होती है, अमेरिका के लिए और कॉस्ट है। तो ये कंट्री स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। तो उसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है वो एक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर कंट्री की, जिसको हमने मीट करना होता है। उस हिसाब से फिर कॉस्ट बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है। तो डिपेंडिंग ऑन दी कंट्री ऑफ ट्रैवल ये कॉस्ट डिपेंड करती है पेट पासपोर्ट की। तो कॉस्ट इज़ वेरिएबल बेसिकली कि किस मुल्क में जाना है, और अकॉर्डिंगली ये वेरी करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा आप कि आप ज़ाहिर है बेज़ुबानों का इलाज करते हैं, और बाज़ औक़ात बेहद तकलीफ़ वाली सिचुएशन भी आपके सामने आती है, और बीइंग अ डॉक्टर आपका जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसका इम्पेक्ट आपके मिजाज पे भी आता होगा। तो आप इस तरह के प्रेशर्स को कैसे डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात पेट्स बड़ी बुरी हालत में आते हैं, इंजर्ड होते हैं, टॉर्चर्ड होते हैं, बर्डन्ड होते हैं, और ज़ाहिर है आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फेस करनी होती हैं। तो इस हवाले से काइंडली गाइड कीजिएगा कि आप कैसे इस सारी सिचुएशन को कोप अप करते हैं? जी हाँ जी, बड़ा अहम सवाल है, और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है उस इंसान के लिए जो खुद पेट लवर है। तो यानी कि आप समझ लें कि हमें जो है वो बहुत मुश्किल होती है उस टाइम पे। इनिशियल जो है वो जब ये मैं प्रैक्टिस में था, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है आपके लिए कि आप एक ऐसे पेट को देख रहे हैं जिसको आप खुद भी यानी कि उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो वो ज़ाहिर है मेडिकल एथिक्स भी होती है साथ हमारे, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट विद पैसेज ऑफ टाइम वी हैव लर्न कि ज़ाहिर अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है, और इसको हमने पूरा करना है। और इसमें ज़ाहिर स्ट्रेस भी होता है, ख़ास तौर पे के ऊपर जो इमरजेंसी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा के केसेज़ में हमारे पास जो है वो लोग आते हैं। उसमें हम 2 किस्म की जो है ना सिचुएशन का जो है वो हमें सामना करना पड़ रहा होता है। एक तो हमने क्विकली जो है वो, लेट्स अज्यूम कि एक इमरजेंसी या ट्रॉमा हमारे पास आया, तो हम फ़ौरन पेट को भी इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, इमरजेंसी को, ट्रॉमा को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ हम ओनर के सवालों के जवाब भी दे रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो खुद भी कंसर्न होते हैं, परेशान होते हैं। बाज़ औक़ात ओनर भी पैनिक के अंदर होती हैं। तो हमने साइमल्टेनियसली हमने इनिशियल इवैल्यूएशन करनी होती है, और जो इंजर्ड पेट है या जो ऐसा पेट जिसको जो लाइफ सेविंग की कंडीशन के अंदर आ रहा होता है कि हम उसकी ज़िंदगी भी बचा रहे हैं हम, और हम एट द सेम टाइम ओनर से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो भी ज़ाहिर है पैनिक ना करे। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है इस पे हम जो है वो इवन जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं कि जी आप जो है वो आप वेट कर लें, हम देख रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है लोगों लोगों का अपना एक कंसर्न होता है, वो फिर बाज़ औक़ात पैनिक भी आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे पास जो है वो लोग गुस्से में भी आ जाते हैं ज़ाहिर है।
बट ज़ाहिर है हमने अपने आप को रिस्ट्रेन रखना है और हमने हमारा फोकस जो है वो उस टाइम इस पेट की जो है वो लाइफ बचाना होता है और उसकी बेस्ट जो पॉसिबल सर्विसेज देनी होती हैं फॉर द सेक ऑफ एनिमल वेलफेयर। लेकिन फिर ज़ाहिर है हमें परेशानी तो होती है, तो उसका हल यही है कि वी नीड टू फोकस ऑन आवर जॉब और ज़ाहिर है वी डू आवर बेस्ट और जो उस टाइम हमारे पास बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज होती हैं वो हम जो है देते हैं पेट्स को और इस तरह से हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है उस बंदे के लिए जो खुद भी पेट लवर हो और एट द सेम टाइम आप व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, जिसको हम कहते हैं टेबल, जो आपकी ऑपरेशन थिएटर की जो टेबल होती है, जब आप एक साइड के ऊपर ओनर होता है और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो डॉक्टर होता है, तो यानी कि काफ़ी मुश्किल होता है, बट अल्लाह के फजल करम से जो है वो वी ट्राई आवर बेस्ट टू मैनेज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जी ज़बरदस्त। डॉक्टर शहजाद अवान हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं जी डॉक्टर अवैस इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल वेटेरिनेरियन। आई अप्रिशिएट हिज डेडिकेशन टुवार्ड्स हिज प्रोफेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद साहब, ऑनर है कि आपने पार्टिसिपेट किया और नो डाउट डॉक्टर अवैस की जो खिदमात हैं हमारे लिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं और हमें इनको एक्नॉलेज करना चाहिए और अल्लाह ताला ने जज़ा दे। थैंक यू डॉक्टर अवैस। हम आगे चलते हैं तो हमारे ज़हन में ये आता है कि जिस तरह जिस्मानी तकालीफ के लिए तो डॉक्टर्स हैं, इंसानों में भी जिस्मानी तकालीफ हैं तो हम दूर कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। इसी तरह पेट्स जो हैं वो बेसिकली उनका भी जिस्मानी, उनको फीवर है तो दवाई दी जाती है, कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो बाज़ पेट्स जो होते हैं वो बड़े ट्रॉमा के साथ आए होते हैं, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बैड उनकी हिस्ट्री होती है जिसमें उनके जिस्म पे ट्रॉमा होते हैं, या मल्टीपल फैमिलीज़ चेंज की होती हैं, या वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हुए होते हैं, फिर एक फैमिली से निकले या गुम हो गए, दूसरी फैमिली के पास चले गए, बिक गए। तो ऐसे पेट्स जो कि बड़े टॉर्चर्ड होते हैं, उस हवाले से भी कोई आपकी फील्ड में काम हो रहा है, उनके नफ्सियाती मसाइल को बेहतर करने के हवाले से, उस हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा प्लीज़। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अहम आपका सवाल है और आजकल के हालात के हवाले से जो है वो ये उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, ज़ाहिर है ये पेट्स जो है वो अपने ओनर्स के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनका एक एफिलिएशन होती है और किसी वजह से अगर ओनर जो है वो प्रॉब्लम में है, कोई ऐसा इशू है, किसी वजह से वो पेट को जो है वो तवज्जो नहीं दे सक रहा और वो उसकी अटेंशन जो है वो उसकी तरफ कम है, तो उसका शिकार जो है वो पेट्स भी होते हैं। और इस चीज़ को शायद जो है वो नॉर्मल लोग सुन के जो है वो थोड़ा-सा जो है वो एक अजीब बात महसूस करें कि पेट्स भी जो है वो परेशान होते हैं या डिप्रेशन मोड के अंदर आते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, पेट्स के अंदर भी डिप्रेशन आती है और इवन जो है जो वाइल्ड एनिमल हैं, जो ज़ू एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको आप कैप्टिविटी के अंदर आपने रखा हुआ है और दे आर नॉट मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ कैप्टिविटी। खास तौर पे जो बर्ड्स होते हैं या जो लार्ज एनिमल हैं, जो कार्निवोर्स हैं, लायन, टाइगर्स, इस किस्म की चीज़ें, तो उनको आपने किस तरह से मैनेज करना है। इवन आपने घर में अगर कोई कैट रखी हुई है और किसी वजह से अगर आपका जो है वो जो मेन ओनर है वो आउट ऑफ सिटी चला गया है या कहीं और चला गया है, या इवन आपने एक कैट को अपने पास रखा कुछ अर्से के लिए और फिर आपको ये लगा कि जी आप उसको टाइम नहीं दे सक रहे, तो आपने कैट को किसी और घर में दे दिया और अगर उस घर में जो है वो इस किस्म का माहौल है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही उस कैट पे या पेट के ऊपर, तो वो डिप्रेशन मोड के अंदर जाती है। उसमें पहली निशानी यही होती है कि कैट या डॉग या आपका जो बर्ड है या कोई भी पेट है वो अ, बिल्कुल जिस तरह से होता है कि जी एक्टिव नहीं होता
और खाना पीना भी बाज़ का कम हो जाता है। और इवन वर्स्ट केसेस के अंदर कुछ कैट्स या इवन जो बर्ड्स हैं वो अपने आप को भी जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, अपने परों को नोचते हैं। ठीक है, इस किस्म के हमने केसेस भी देखे हैं। दैट्स कॉल्ड अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम। ठीक है जी। तो इस किस्म की चीजें, यानी कि आप सबसे पहली बात ये मैं आपको बताता चलूं इस क्वेश्चन के हवाले से, अगर आप पेट रखना चाह रहे हैं या उन लोगों के लिए, तो ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है जी। ये आप पहले हम इवन जो हमारे पास लोग लेके आते हैं पेट्स, इनका फर्स्ट विजिट होता है, अपने बच्चों के साथ भी आते हैं, और उनको मैं यही कहता हूँ कि आप अगर आपने पेट बच्चों के कहने पे ले लिया, लेकिन ये जस्ट लाइक योर फैमिली मेंबर, आप इस तरह से समझें कि आपकी फैमिली के अंदर एक इजाफा हो गया, एक और घर का फर्द आ गया। तो आपने इसी तरह से इसका जो है वो ख्याल रखना है, और इसको, इसके खाने पीने का, इसके माहौल का, इसकी मैनेजमेंट का, इसकी जो मेडिकल ज़रूरियात हैं, वो सारी चीज़ें आपने पूरी कमिटमेंट के साथ करनी है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर ज़ाहिर है आप, इट्स बेटर कि आप ये पेट ना रखें। मैं स्ट्रेट अवे कह देता हूँ, बाज़ का ज़ाहिर है कुछ लोग इस चीज़ को बुरा भी समझते हैं, लेकिन ये कि उनको मैं ये कहता हूँ कि जी, क्योंकि ये एक लाइफ है, यू आर डीलिंग विद द लाइफ, वी आर डीलिंग विद द लाइफ। तो इसका आपने इस हिसाब से ख्याल करना है कि ये किसी किस्म की डिप्रेशन में ना जाए। तो बिल्कुल पेट्स डिप्रेशन में जाते हैं, और हमारे पास इधर लाहौर एनिमल हॉस्पिटल में आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, कि वी आर द फर्स्ट वन जो कि बिहेवियरल कंसल्ट हम कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके पेट को कोई मिजाज का कोई प्रॉब्लम है, ये भी थोड़ा सा शायद मेरा ख्याल है फनी लगेगा लोगों को, बल्कि लगता है जब हम वही बात करते हैं कि आप अपने पेट को, कैट को, डॉग को या इवन बर्ड को लेके आ रहे हैं, जी इसका बिहेवियर अजीब हो गया है, ये अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कैट्स के अंदर होता है कि वो बिल्कुल ओनर को इग्नोर कर रही हैं, ठीक है जी, या कर रहा है आपका जो मेल कैट है, और वो खाना पीना ठीक नहीं खा रहे, और वो स्प्रे कर रही हैं, ऐसी जगह पे यूरिन कर रहे हैं जहाँ पे उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, या बिल्कुल गुमसुम होकर बैठे हुए हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है। बाकी मेडिकली वो ठीक होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जब हम कंसल्ट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है वो ये प्रॉब्लम आ रहा है। और हम बेसिकली ओनर से फिर वन ऑन वन हमारी डिस्कशन डिटेल के साथ होती है कि घर में कोई माहौल चेंज हुआ है, आप उसको टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कोई ऐसा चीज, इवन अगर आपने उसका फीडिंग बाउल चेंज कर दिया है, लिटर की जगह चेंज कर दी है, या अगर आपने घर मूव किया है, या केज आपके पास बर्ड है उसका आपने चेंज कर दिया, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, इससे वो डिप्रेशन में जाता है। और उसका ज़ाहिर है इलाज भी होता है, हम फिर उसके फैक्टर्स देखते हैं, उन फैक्टर्स को कम करते हैं ताकि पेट्स जो हैं वो सोशल भी रहें, खुश भी रहें, और साइकोलॉजिकली भी ठीक रहें, ट्रॉमा के अंदर ना जाएं। वेरी ट्रू। मैम भी कह रही हैं कि पेट्स गो इनटू डिप्रेशन इवन आफ्टर लूजिंग एन ऑनर कैट और डॉग एटसेट्रा। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। पेट्स जो हैं वो काइंड ऑफ फैमिली मेम्बर होते हैं और फैमिली का पार्ट होते हैं। जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर होता है, आपका बच्चा होता है, तो पेट्स भी वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं और उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। और ये बड़ा परेशानी वाली बात है और जुल्म वाली बात है, हम सबको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब भी किसी पेट के बच्चे होते हैं और तो लोग क्या करते हैं, उनके बच्चों को सेपरेट करके सेल कर देते हैं या किसी रिश्तेदार को दे देते हैं, जो कि बड़ा जुल्म है। ऐसे ही है जैसे किसी माँ को उसके बच्चों से सेपरेट कर दिया जाए, या आपके घर के किसी बच्चे को उसकी माँ से सेपरेट करके किसी को सेल कर दिया जाए। तो इनिशियली जो कुछ महीने होते हैं वो बच्चे की माँ के साथ एक अटैचमेंट होती है और एक नेचुरली उसे ज़रूरत होती है माँ की। और उसके बाद जब बच्चे अडल्ट हो जाते हैं तो फिर जनरली वो एक नेचर का फिनोमेनन है, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं। लेकिन बहुत जल्दी बच्चों को सेपरेट करके सेल कर देना, दूर कर देना, ये एक जुल्म है और बच्चे माँ पे भी नफसियाती असर आते हैं और बच्चे पे भी असर आते हैं। इस तरह दूसरा ये है कि हमारे सोसाइटी में एक और चीज़ है कि लोग एज अ स्टेटस सिंबल बच्चों को, और स्पेशली
जो ख़ास नस्ल की बिल्लियाँ हैं उन्हें रखने का शौक़ होता है और वो कुछ अर्सा रखते हैं, लेकिन उसके बाद उनका दिल भर जाता है और फिर वो जब उनके सोफ़ों को स्क्रैच करती हैं या गंद डालती हैं तो समहाउ वो फिर उन्हें निकाल देते हैं या बेच देते हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। ये समझने की ज़रूरत है, जो भी पेट्स रखना चाहते हैं कि ये एक लाइफ़ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कुछ दिनों का शौक़ नहीं है। आपको अगर पेट रखना है तो आपको फुल टाइम उसे देना होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, उसकी सेहत, खाना, वेट्स के रूटीन चेकअप, एवरीथिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये कोई आसान चीज़ नहीं है और फिर पेट्स मानूस हो जाते हैं और वो आपको मिस करते हैं और वो आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो पेट्स को ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उठा के कुछ अरसे के बाद कहीं और शिफ्ट कर दें। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने डिस्कस किया और अल्लाह करे कि इसमें बिहेवियर के हवाले से जैसे आपके क्लिनिक पे भी चीज़ें हो रही हैं, मज़ीद वर्किंग हो और इनके इश्यूज़ को डील किया जाए। हमारे पास डॉक्टर हाफिज़ सईद हसन अता साहब हैं, वो कह रहे हैं जी सलाम डॉक्टर साहब, kindly ask Dr. Awais the process of international travel documentation for pets during this pandemic, as lot of my colleagues are asking here in Ireland. Thanks. तो डॉक्टर हाफिज़ सईद साहब का ये क्वेश्चन है, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं अभी। हाफिज़ सईद साहब, शुक्रिया आपने पार्टिसिपेट किया और क्वेश्चन किया। जी हाँ जी, ये बड़ा अहम सवाल है इनका, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर हाफिज़ सईद अल हसन अता का जो है। इसमें अभी जिस तरह से कोविड के हालात चल रहे हैं, हम एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं पेट्स की। हमारे पास जो है वो ये फैसिलिटी है कि हम जो है वो पेट्स का कोविड टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो रूटीन जो प्रोसेस है पेट पासपोर्ट का वो हम करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड जो है वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कुछ टेस्ट होते हैं वो हम करते हैं और ये भेजा जा सकता है। अभी सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कुछ इंटरनेशनल जो है वो एयरलाइंस वो ऑपरेट नहीं कर रही इनके रीजन के अंदर, डायरेक्ट अभी कोई इशू आ रहा है तो फौरन तो पॉसिबल ना होगा, लेकिन ये कि इन कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह ताला जो ही हालात बेहतर होते हैं तो ये प्रोसेस किया जा सकता है और ये हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं रिगार्डिंग पेट पासपोर्ट फॉर आयरलैंड। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अवैस। आपने डॉक्टर हाफिज़ सईद साहब का बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और आपने बताया कि अभी राइट नो आप कोविड का टेस्ट भी ऑफ़र कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल के एयरलाइंस वगैरह के इश्यूज़ हैं जो कि होपफुली सॉर्ट आउट हो जाएंगे और फिर चीज़ें रूटीन में इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। एक और कमेंट है अफशान और इनका कि पीपल थिंक पेट इज़ अ क्रिसमस गिफ्ट। ऐसे ही है जी, आम तौर पे लोगों के लिए ये काइंड ऑफ गिफ्ट होता है, चाहे वो क्रिसमस का है, बर्थडे का है या लोगों की बिल्लियों के बच्चे होते हैं तो वो किसी को बच्चे को पसंद आता है, किसी रिश्तेदार को तो वहाँ भेज देते हैं और वो बच्चे को जब माँ की ज़रूरत होती है, माँ की दूध की ज़रूरत होती है और लोगों को केयर करने का भी नहीं पता होता और फिर वो जब नई जगह बच्चा जाता है तो वो नफसियाती तौर पे भी डैमेज हुआ होता है और उसकी केयर भी नहीं होती, वो खाना छोड़ देता है और कुछ अरसे में समहाउ बाज़ अक्सर बल्कि इनकी डेथ्स हो जाती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बड़ा डिटेल में आपने हमें गाइड किया और काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर भी किए और आई होप कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आपकी इतनी एक्सपर्ट और इल्मी गुफ्तगू से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, कॉमन क्वेश्चंस के आंसर मिले। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर इन दी एंड आप कोई टेक होम मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन के लिए, सामीन के लिए, तो एक मैसेज जो आप सबको देना चाहते हो अपने क्लिनिक के हवाले से, पेट केयर के हवाले से जनरली, प्लीज़। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और ये बल्कि मैं चाह रहा था कि इस फोरम पे जो है वो कभी आप इनवाइट करें और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया क्योंकि मैं ये शेयर करना चाह रहा था ख़ास तौर पे पेट ओनर्स के हवाले से कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप शो करें। ऑल्दो के ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों में अवेयरनेस आ गई है पेट्स के बारे में, रेस्क्यूड एनिमल्स के बारे में,
लेकिन जो अभी थोड़ा सा लैक कर रही हैं वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें जो है वो लोग जो है वो इनिशियल तो काफ़ी ज़्यादा ख्याल करते हैं अपने पेट्स का, लेकिन बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक तो ये चीज़ के सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस आपका जो भी वेटनेरियन है, जो भी वेटनरी डॉक्टर हैं जिनके पास आप जा रहे हैं, उनको आप ट्रस्ट करें। ये दो चीज़ें हमने देखी हैं कि जब आप अपने पेट को एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर, जिसको मैं पेट पेरेंट कहता हूँ, मैं पेट ओनर नहीं कहता, मैं कहता हूँ पेट पेरेंट्स, आप अपने पेट के जो है वो वालदैन हैं। तो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट हैं, तो जब आप किसी डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप डॉक्टर को जो है वो ट्रस्ट करें। यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी है कि लैक ऑफ ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है ओनर्स का, जो वेटनेरियंस के जो हमारे क्वालिफाइड वेट्स हैं माशाल्लाह सारे, तो उसमें जब आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो आप उसी को कंसल्ट करें। हमारे पास अक्सर केसेस आते हैं कि लोग एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, दूसरे से जो है वो फ़ोन पे बात करते हैं, तीसरे से जो है वो आप क्लिनिक पे जाते हैं और चौथे की आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। तो इससे जो अल्टीमेटली जो सफरर है वो आपका पेट है। यानी कि आप अगर खुदा ना खास्ता ये आप नहीं करेंगे कि अगर आपका बच्चा हो, आप किसी आपके जानने वाले हों, उससे आप मशवरा करें, किसी और से आप पूछें, आप जो है वो चौथे डॉक्टर के पास अपने बच्चे को ले जाएं और पांचवें की आप ट्रीटमेंट करें, ज़ाहिर है उसका फिर नुकसान किसको होगा। तो एक रैशनल वे में अगर आप सोचें कि हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, दे आर माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड, वो उनको एक्सपीरियंस भी है। जो लैक कर रहा है वो ओनर्स की तरफ से, पेट पेरेंट की तरफ से जो लैक ऑफ ट्रस्ट है डॉक्टर्स के ऊपर, तो वो एक आप शो करें, तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरी बात जो सबसे अहम चीज़ है, जो मैंने ये लिखा हुआ था कि मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा, जो अहम चीज़ है, जो बल्कि टेक होम मैसेज होगा जितने भी पेट पेरेंट्स हैं, पेट ओनर्स के लिए, कि प्लीज़ प्लीज़ आप गूगल से जो है वो एडवाइस ना लें। ये बहुत कॉमन है कि लोग गूगल पे सर्च करते हैं जी, कैट कैट इज वॉमिटिंग, व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो आपका जो गूगल डॉक्टर है उसको प्लीज आप अवॉइड करें, ठीक है जी, अपने पेट के बारे में और इवन अपने बारे में भी। ठीक है जी, हमारे पास अक्सर लोग लेके आते हैं केसेस जी, हमने जो है वो गूगल पे सर्च किया, ये ट्रीटमेंट का ये इलाज करना था, हमने ये वाली ह्यूमन मेडिसिन दे दी। तो हमारे पास जो लोग लेके आते हैं उस टाइम जो है वो कंडीशन ऐसी होती है कि वो हम उनके पेट को बचा नहीं सकते। तो इस किस्म के अनफॉर्चूनेट हमने केसेस काफ़ी देखे हैं कि गूगल से आपने नेट से सर्च नहीं करना, और काफ़ी ज़्यादा ये फेसबुक के ऊपर डिजिटल आपका जो मीडिया है, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जहाँ पे नो डाउट कुछ बातें ठीक हैं, जनरल बिहेवियर के बारे में, फीड के बारे में लोग मशवरा कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे एडवाइस ले रहे होते हैं उन लोगों से जो कि नॉन प्रोफेशनल हैं, जो कि डॉक्टर नहीं हैं। वो एडवाइस दे रहे होते हैं कि जी हमारी कैट, डॉग या बर्ड बीमार हुआ था, तो उस टाइम जो है वो ये वाली दवाई दी गई थी, आप भी ये वाली दवाई इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर के पास ना जाएं, आप ये इस्तेमाल कर लें। तो उसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो आपके पेट के ऊपर होगा। और इस किस्म की प्रैक्टिस को मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अच्छी बात नहीं है कि आप किसी नॉन प्रोफेशनल से एडवाइस लें। ऑनलाइन एडवाइस जो ले रहे होते हैं मोस्टली, जो गूगल के ऊपर जाके, फेसबुक के ऊपर डिफरेंट पेजेस, आप आपकी भी नज़र से गुजरा होगा डॉक्टर साहब, और देखा होगा आपने, लोग मशवरा ले रहे होते हैं। तो इसको मैं स्ट्रांगली जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आपके जो भी वेटनेरियन हैं उनसे आप रब्ता करें। और यहाँ पे लाहौर एनिमल हॉस्पिटल पे हमने अभी जो ऑनलाइन एडवाइस, वेटनरी टेलीमेडिसिन शुरू कर दी है, ये कोविड के हवाले से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि जनरल एडवाइस लेना, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो कि आपका पेट के साथ कोई इशू आ रहा है, आप किसी वजह से नहीं आ सकते, लॉकडाउन है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप घर में बैठे ही हम लाहौर एनिमल हॉस्पिटल पे पेट वीडियो क्लिनिक भी है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरह से 1-on-1 कंसल्टेशन भी हम कर रहे हैं। और जनरलाइज्ड जो है वो टॉपिक के ऊपर हमारा जो लाहौर एनिमल हॉस्पिटल का पेज है, वहाँ पे भी हम जनरली डिस्कशन कर रहे होते हैं। महीने में 2 या 3 सेशन, लाइव सेशन मैं कर रहा होता हूँ, तो उससे आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं।
और आप स्पेशलाइज्ड ओपिनियन भी ले सकते हैं, वीडियो क्लिनिक के ज़रिए आ सकते हैं, वेटरनरी टेलीमेडिसिन का जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे मुझे बड़ी खुशी है कि हम ये कह सकते हैं कि लाहौर एनिमल हॉस्पिटल ये पाकिस्तान में पहला जो है वो ये प्राइवेट इदारा है कि जहाँ पे हम वेटरनरी टेलीमेडिसिन जो है वो हमने कर दी है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, इवन हमें पाकिस्तान से बाहर भी लोग रब्ता कर रहे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए मूव करना मुश्किल होता है, तो वो एक जनरल एडवाइस ले सकते हैं और अपने पेट की जो है वो इनिशियल एडवाइस घर में ही बैठे ही आप ले सकते हैं और इसमें उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। बट एट द सेम टाइम ये मैं कह दूं कि जो ऑनलाइन एडवाइस है वो आपकी जो एक्चुअल कंसल्ट है या फिजिकल कंसल्ट है उसका अल्टरनेट नहीं हो सकता, ये तो एक 100% कन्फर्म है। तो इस पे भी आपने इक्तफा नहीं करना, लेकिन ये एक फैसिलिटेशन के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएं या एडवाइस लें जो कि नॉन प्रोफेशनल है, उसकी बजाय आप एक प्रोफेशनल से रब्ता करें, वो आपको प्रोफेशनल एडवाइस देंगे। और इस हवाले से जो है वो ये कुछ अहम बातें थी। और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है वो हमसे रब्ता करें और हम जो है वो एडवाइस देते हैं एंड वी आर हियर टू सर्व यू। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर खावर साहब, आपका जो है बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने का। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बड़ा डिटेल में बताया। ये हमारा पेट था जो कि ये भी रेस्क्यूड था। तो कहने का मतलब यही है, जैसे ये अफशा ने भी ऊपर लिखा है कि I hate people they adopt a small precious cat, trade it, breed it like a freak and then start distributing their kittens. They think it is a sin to spray or neuter cats, but in fact they actually do not want it because they want to oblige others by giving them exotic kittens, or they simply do not want to spend money on it. इसी तरह गूगल एडवाइस के हवाले से भी अफशा कह रही हैं कि आप भी अंधेरों के शहर में आईना बेच रहे हैं। हेयर एवरीवन इज़ गूगल एक्सपर्ट। वही बात कि आपको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गूगल में हमें हेल्प ज़रूर हो जाती है, लेकिन हमारी बैकग्राउंड नहीं होती और फिर बाज़ औक़ात हमें वहाँ की जो गूगल की एडवाइस है वो नुकसान दे सकती है। Doctor, the people who snatch a small baby animal from their mom, they are not pet parents. They search thing on Google to avoid expenses. For them, pet is prestige, not their own. ऐसे ही है जी, बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ही है। और जी आप सबका भी शुक्रिया है। उमैमा भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। और थैंक यू सो मच उमैमा, आपने भी ज्वाइन किया। ये हमारी जो तस्वीर नज़र आ रही है ये स्नोई बाजी हैं, ये भी रेस्क्यूड हैं। तो हमारे जितने भी पेट्स हैं कोई उसमें सारे के सारे डॉक्टर साहब भी जानते हैं रेस्क्यूड हैं। और शी इज़ वेरी क्यूट बेबी। और इसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेल्दी है। डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं कि इसका खाना कम करें, हम खाना कम नहीं करते। हम खाना कम करें तो फिर ये अच्छी खासी नाराज़ होती है, गुस्सा करती है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला की छोटी छोटी नेमतें हैं जो और हमें इन सब का ख्याल करने की ज़रूरत है। और ये जाने हैं, प्रीशियस लाइफ्स हैं इनका, जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर हमें ख्याल करने की ज़रूरत है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है पेट केयर के हवाले से तो हमें करीबी जो वेट है उनसे रब्ता करना चाहिए। डॉक्टर अवैस साहब जो हैं ये फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, इनका फ़ोन नंबर भी आ रहा है, आप इनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं कोविड के दिनों में। लेकिन अगेन फ़िज़िकल कंसल्टेशन जो है वो बेहतर है, ऑनलाइन उसकी ऑल्टरनेट नहीं है। अगर पॉसिबल है तो फ़िज़िकली दिखाएं, वरना ऑनलाइन आप थोड़ी सी राय ले सकते हैं जो भी पॉसिबल है। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह ताला हम सबको खुशियों को महसूस करने और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।